हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके पंजाब पीसीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्स ऑफ पंजाब। और ये वीडियो जो आपकी है ये आपके लिए पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ फैक्ट नहीं एनालिसिस को भी कवर करने वाले हैं, राइट। तो अगर पंजाब की हम बात करते हैं, वी ऑल नो कि पंजाब यानी पंजाब द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है। पंजाब को ये नाम मिला है इसकी रिवर्स के कारण। फिर हम ये भी देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में पंजाब का नाम था सप्त सिंधु या सप्त सैंधव, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स था। इसी तरह जब ग्रीक्स ने पंजाब के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, तब यहाँ पे उन्होंने नेम दिया पेंटोपोटामिया, अगेन द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो रिवर्स जो हैं ये पंजाब के लिए हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि जो हमारी इंडिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन की हम जब बात करते हैं तो वो भी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म भी इन्हीं रिवर्स के अराउंड हुआ था, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब को जो फर्टिलिटी मिली है वो सारी फर्टाइल लैंड जो है पंजाब को, वो भी इन्हीं रिवर्स की ही देन है। पंजाब ने काफ़ी सारे इन्वेजन्स देखे, बट क्योंकि फर्टाइल लैंड था तो पंजाब एग्रीकल्चर के मामले में हमेशा ही प्रॉस्पेरस रहा। फिर हम बोलते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पंजाब को फाइनली फूड की स्कार्सिटी झेलनी पड़ी, तब भी पंजाब का जो ये फर्टाइल लैंड है तब ये बहुत काम आया, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एक स्पेशल ज्योग्राफिक फीचर्स के कारण, रिवर्स के कारण। पर ये रिवर्स आज कैसे डैमेज होती जा रही हैं, एक तरह से हम बोलेंगे मरती जा रही हैं, क्यों इनके ऊपर इतने चैलेंजेस रिवर जो है ये फेस कर रही है, हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रिवर के नेम के ऊपर बन जाता है, दैट इज कि जो रिवर्स हैं हमारी पंजाब की, इनके एंशिएंट ऋग वैदिक नेम क्या थे, ठीक है। और ग्रीक नेम्स भी कई बार पूछे जाते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, देखिए सरस्वती को ऋग वैदिक नेम सरस्वती या सरस्वती बोला जाता था, ऐसा कोई ग्रीक नेम इसके लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट। सतलुज की बात करें तो इसे शतलुद्री या सतलुद्री बोला जाता था, एंड ग्रीक नेम इज जाराडूस, ठीक है। ब्यास का नाम है जी विपास, दैट इज अ ऋग वैदिक नेम, एंड हाइफेसिस इज अ ग्रीक नेम। देन रावी परुशनी एंड हाइड्रोइट्स, चिनाब इज अस्किनी एंड एक्निसीज, देन झेलम इज वितस्त एंड हाइडिस्पस, एंड इंडस इज सिंधु एंड इंडोस, ठीक है। तो ये सारे नेम जो है इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ दीज रिवर्स और व्हाट इज द ग्रीक नेम्स ऑफ दिस रिवर, ठीक है। अब इन रिवर की अब बात करें तो ये सारी रिवर जो है एक्चुअली में इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। हाउ दे आर पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, तो देखिए एक होती है हमारी मेन रिवर है जो कहीं से हम बोल सकते हैं माउंटेन रेंज से कहीं से उसका ओरिजिन होता होगा, फिर फाइनली वो काफ़ी सारे एरिया को कवर करके ड्रेन करेगी इनटू अ लार्जर वाटर बॉडी, दैट वुड बी अ ओशियन और सी, ठीक है। तो वो मेन रिवर रहती है। बाकी सारी होती हैं ट्रिब्यूटरीज जो उस रिवर के अंदर जाके मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी हमारी पंजाब की रिवर हैं, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडस रिवर को डिस्कस करेंगे। क्लियर, इंडस रिवर का ओरिजिनेशन देखना हमने, कैसे वो फ्लो करती है, इंडिया में कहाँ से कवर करती है, फिर कहाँ पे वो पाकिस्तान के पास, एंड फाइनली कौन से ये जो है सी में जाकर ड्रेन हो जाती है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि पंजाब की जो 5 रिवर्स हैं, दैट इज द सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम एंड चिनाब, ये सारी जो है ये असल में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ठीक है। तो हम सबसे पहले फटाफट से बेसिक फैक्ट्स कवर करेंगे। आई होप दिस मैप इज क्लियर टू यू। तो अगर इंडस रिवर की हम बात करते हैं तो इंडस रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो तिब्बत यहाँ पे रीजन है जी। तिब्बत रीजन में कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज में मानसरोवर रेंज के पास इंडस रिवर जो है इसका ओरिजिनेशन होता है। यहाँ से ओरिजिन करने के बाद लद्दाख के पास देमचुक नाम की जगह से इंडस इंडिया में एंटर करती है, फिर लद्दाख और काराकोरम रेंजेस यानी जम्मू कश्मीर में से फ्लो करते हुए ये फाइनली जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, ठीक है। और अगर इसकी ड्रेनेज की बात करें तो पूरा पाकिस्तान में ये ड्रेन करने के बाद, एरियाज को कवर करने के बाद अरेबियन सी में जाके फाइनली जो है ये इंडस रिवर ड्रेन हो जाती है। बहुत ही सिंपल से फैक्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना है। इंडस रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, कैलाश रेंज से, मानसरोवर लेक के पास, तिब्बत से। इंडिया में कहाँ से एंटर की, लद्दाख के देमचुक ग्लेशियर से एंटर करती है, फिर उसके बाद काराकोरम लद्दाख रेंजेस को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर को क्रॉस करके पाकिस्तान में ये एंटर कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी झेलम रिवर की। झेलम रिवर के अगर ओरिजिनेशन की बात करें तो वेरीनाग स्प्रिंग है जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग नाम का चश्मा है जम्मू कश्मीर में, जहां से झेलम रिवर का ओरिजिनेशन होता है। अब ये जो रिवर है ये पंजाब में एंटर ही नहीं करती, राइट, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से ही होकर पाकिस्तान में चली जाती है। तो बहुत ही सिंपल है इस रिवर का, सिर्फ आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में ही रहती है, और जम्मू कश्मीर की वाटर सप्लाई के लिए ये रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कश्मीर वैली बेसिकली या जम्मू वैलीज
को जो पानी है वो इसी रिवर से मिलता था, ठीक है, मिलता था या अब क्या है, लिमिटेड वाटर मिलता है। क्यों? इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर झेलम रिवर की हमें कुछ और फैक्ट की बात करनी हो तो वो कौन सी है? झेलम रिवर जो है वो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। ग्रीक नेम इसका क्या था? हाइडस्पस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ हाइडस्पस, 326 BC में हुई थी बिटवीन पोरस एंड अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये भी हिस्टोरिकली आपको जो है याद रखना है कि झेलम रिवर जो है इसका नाम क्या था। अब इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम जो है वो बने हुए हैं, जैसे कि मंगला डैम, ये पाकिस्तान में बना हुआ है। देन एक उरी प्रोजेक्ट है, एंड इसके अलावा रसूल बैरेज जो है ये भी झेलम रिवर के ऊपर बने हुए इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट रिवर देखेंगे उसके बाद, नेक्स्ट रिवर इज चेनाब रिवर। चेनाब रिवर को भी आप देख सकते हैं, क्लियर, दोनों ही मैप्स आपके सामने हैं, यहाँ पे बेटर है। सो चेनाब रिवर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक पास है, दैट इज द बारालाचाला। बारालाचाला के लिए पास को आपको ऐसे भी याद रखना है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज गेटवे टू लद्दाख। तो बारालाचाला पास के पास दो स्ट्रीम्स जो है ओरिजिनेट होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जिनका नाम है चंद्रा एंड भागा। जब ये दोनों स्ट्रीम मिल जाती हैं तब बनती है जी रिवर चेनाब, ठीक है। इस मैप पे चंद्रा एंड भागा दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, जब ये मिल जाती हैं तो चेनाब रिवर बनती है। अब चेनाब रिवर को भी अगर आप देखें तो चेनाब रिवर जो है अगेन इट इज ऑल्सो नॉट फ्लोइंग थ्रू पंजाब, ये भी पंजाब से फ्लो नहीं कर रही। एंड अगेन ये रिवर जो है हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, बारालाचाला के पास चंद्रा भागा से चेनाब बनी, फिर उसके बाद ये जाती है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होकर ये पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, होता क्या है, यहाँ से आ रही है झेलम, ओरिजिनेशन कहाँ था? वेरीनाग, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से आई हमारे पास चेनाब, कहाँ से आई? बारालाचाला, फिर चली गई जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान। तो झेलम जो है वहाँ पे कौन सी रिवर मिल रही है? चेनाब। और कंबाइंड झेलम एंड चेनाब को आगे कौन सा नेम दिया जाएगा? चेनाब नेम ही दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो दो रिवर्स मीट की वो कौन सी थी? झेलम और चेनाब, एंड देन ये स्ट्रीम को क्या नाम दिया जाएगा? चेनाब, ठीक है। आगे जाकर इसमें कौन सी रिवर मिल जाएगी? रावी। जब चेनाब दैट इज द कंबाइंड झेलम एंड चेनाब में रावी मिल गई तो इसको बोलते हैं त्रिमब, ठीक है। तो त्रिमब क्या है? झेलम, चेनाब एंड रावी जब तीनों मिल जाती हैं तो इनको बोला जाता है त्रिमब, ठीक है। ये आगे आपके लिए काम आएगा क्योंकि त्रिमब जो है वो सतलुज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। हमने 3 रिवर्स कवर कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पंजाब, दैट इज द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का ओरिजिन, ठीक है, मैप पे देखेंगे, ये इसका ओरिजिन जो है काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि अगेन इंडस रिवर के पास ही हो रहा है। दोनों ही मैप्स पे आप देख सकते हो, इंडस रिवर के पास ही, यहाँ पे कैलाश जो रेंज है उसके पास हमने बोला था एक और लेक है जिसका नाम है रकसताल, ताल का मतलब भी लेक ही है। तो रकसताल से सतलुज रिवर का ओरिजिनेशन होता है। फिर रकसताल से ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है थ्रू शिपकीला। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि सतलुज रिवर इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? थ्रू द शिपकीला। फिर हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करके पंजाब एंड हिमाचल बॉर्डर पर जब ये पंजाब पे एंटर करती है उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम बने हैं। कौन कौन से डैम है? भाखड़ा एंड नंगल डैम्स, ठीक है। सतलुज इज अ वेरी फास्ट फ्लोइंग रिवर, तो इस पानी की स्पीड को हार्नेस किया जाता है फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है। भाखड़ा नंगल के पास, ठीक है। फर्दर अगर आप पंजाब का मैप देखेंगे तो नंगल जो है रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के पास, वहां से सतलुज एंटर करती है इनटू द पंजाब। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के जिसको सतलुज जो है टच करती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं सतलुज जो है वो क्रॉस करती है। देन जैसे हम बोल सकते हैं लुधियाना, रोपड़, फजिल्का, फिरोजपुर, इन सबको क्रॉस करके क्या होता है? तरन तारण के पास हरिक्के पत्तन नाम की एक जगह है जहाँ पर जाके सतलुज रिवर में फाइनली मिल जाती है ब्यास रिवर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कहाँ पे जाकर ब्यास और सतलुज रिवर मिल जाती है? तो हरिक्के पत्तन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पे, ठीक है। तो अब कौन सी रिवर चलेगी? अब जब सतलुज एंड ब्यास रिवर दोनों कंबाइन हो गई हैं तो आगे चलेगी सतलुज रिवर, ठीक है। और हमने पहले क्या बोला था? त्रिमब। त्रिमब में क्या है? झेलम है, झेलम में मिल गई चेनाब तो चल रही है चेनाब, ठीक है। फिर चेनाब में रावी मिल गई तो ये बन गई त्रिमब। अब इस त्रिमब में कौन सी मिल गई? सतलुज। अब ये सतलुज भी क्या थी? कंबाइंड। देखिए व्यास एंड सतलुज दोनों ही इसमें थी। तो नाउ दिस रिवर इज रेफर्ड एज पंचनद। ये छोटा सा जो रिवर है, रीजन है, इसको क्या बोलेंगे? पंचनद बोला जाएगा। ये पंचनद फाइनली इंडस में ड्रेन हो जाती है एंड फिर इंडस रिवर जो है अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, कि कौन सी रिवर को क्या नाम दिया जाता है जब मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। तो सतलुज ब्यास मर्ज होने के बाद इनको हम सतलुज ही बोलेंगे और ये जाके त्रिमब में मिल जाएगी। फिर ये बन गई पंचनद और ये इंडस में ड्रेन हो गई। इसीलिए हमने बोला था कि इंडस मेन रिवर है और बाकी सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट अब हमने सतलुज भी देख ली, तो अब हम देखेंगे ब्यास रिवर को। उससे पहले सतलुज रिवर का एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सतलुज रिवर का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये फिरोजपुर से लेकर फाजिल्का तक 120 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है विद इंडिया एंड पाकिस्तान।
राइट। और इसी तरह इवन रावी रिवर भी पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर के पास जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इससे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिवर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो बोथ सतलुज एंड रावी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम रिवर की बात करें, दैट इज द ब्यास रिवर। अब ब्यास रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है, तो ब्यास रिवर जो है ब्यास कुंड नाम की जगह है, रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, वहां से ब्यास रिवर का ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब के तलवाड़ा रीजन जो है, तलवाड़ा कहाँ पे है, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से ब्यास रिवर एंटर करती है इनटू द पंजाब। अब ब्यास रिवर का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है दैट इट इज अ रिवर इंटायरली फ्लोइंग इन इंडिया ओनली। ब्यास रिवर सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है, एक इन 5 नदियों में से ऐसी रिवर जो सिर्फ और सिर्फ पूरी की पूरी इंडिया में फ्लो करती है, दैट इज ब्यास। ठीक है। अब एक और पॉइंट, मणिकरण साहिब जो गुरुद्वारा है, ठीक है, ये भी ब्यास रिवर के ऊपर है। देन हरिके पत्तन पे जाकर अगेन तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में हरिके पत्तन पर सतलुज एंड ब्यास दोनों मिल जाती हैं, राइट। एंड जो इंपॉर्टेंट डैम है ब्यास रिवर के ऊपर वो कौन सा है, पोंग डैम, ऑल्सो रेफर्ड एज थीन डैम। ठीक है जी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब ब्यास रिवर के बाद फाइनली हम अपनी लास्ट रिवर की ओर चलेंगे, दैट इज द रावी रिवर। ठीक है। सो रावी रिवर का ओरिजिनेशन दोनों का याद रखना है, ब्यास और रावी दोनों ही रोहतांग पास से ओरिजिनेट हुई। चिनाब जो है वो कहाँ से हुई थी, बारालाचाला। ठीक है जी। अब रावी का ओरिजिनेशन अगेन हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से, फिर ये पंजाब में कहाँ पे एंटर करती है, तो पंजाब में चौंध नाम की जगह है। ठीक है, चौंध विलेज है, माधोपुर आपको आ जाएगी, या पठानकोट, तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, चौंध विलेज, माधोपुर या फिर पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से जो है फाइनली रावी जो है एंटर करती है इनटू द पंजाब। मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर बनाएगी अलोंग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पठानकोट, गुरदासपुर एंड अमृतसर जो है रावी, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाएगी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम कौन से है, रंजीत सागर डैम या थीन डैम जिसे बोला जाता है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डैम जो कि रावी रिवर के ऊपर है। देन शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट जो है ये भी काफी ज्यादा न्यूज में है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी डाउन स्ट्रीम बनाया गया है। ठीक है, अप स्ट्रीम पे कौन सा है, रंजीत सागर डैम, डाउन स्ट्रीम डैम कौन सा बनाया गया है, तो शाहपुर कंडी डैम जो है वो रावी रिवर के ऊपर डाउनस्ट्रीम बनाया गया है। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपके बहुत ज्यादा जो हम बोल सकते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्चुअल क्वेश्चन तो कवर हो गए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि ये जो हमारी रिवर्स हैं इन्होंने कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं, व्हाई दिस रिवर आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, चलो ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि चलो एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, पर ये रिवर्स जो है इनमें पानी की कमी हम देख रहे हैं। ठीक है, आखिर क्यों पंजाब में वाटर का मुद्दा बना रहता है। ठीक है, हम तो बोलते हैं कि पंजाब एक वाटर रिच स्टेट था, पर अब ये क्या बन चुका है, एक वाटर स्कार्स स्टेट बन चुका है, तो उसके रीजन देखने हमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रीजंस की बात करें तो जैसे रिवर्स की डिवीजन हो गई है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हो गया है, कैनलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैशमेंट एरिया में डिक्लाइन है, इवन रिपेरियन एरिया जो होते हैं उनमें डिक्लाइन देखा गया है, एंड ये रिपेरियन बफर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब मुद्दों को अब हम जो है वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर रिवर डिवीजन की बात करें तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, 1947 में जब पंजाब का बंटवारा हुआ। जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो पार्टीशन सिर्फ लैंड की नहीं हुई, पार्टीशन हुई रिवर्स की भी। ठीक है, और इन रिवर्स के अंदर हमने क्या देखा कि एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, जो किसने साइन करवाई थी, वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर किया था, राइट। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी की गई। 1960 में हुई इस ट्रीटी में फैसला क्या किया गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, कौन कौन सी वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन 3 रिवर्स का जो पानी है ये सारा किसको दे दिया जाएगा, ये सारा पानी दे दिया जाएगा पाकिस्तान को। और इंडिया साइड कौन सी रिवर का पानी रहेगा, सतलुज, रावी एंड ब्यास। अब इस ट्रीटी से पहले जो वाटर फ्लो देखा गया था इन 6 रिवर्स की अगर बात करें तो कंबाइंड इनमें वाटर फ्लो था 173 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है, इतना इस रिवर्स में पानी फ्लो हो रहा था बिफोर ट्रीटी। ठीक है, तो ट्रीटी जब साइन की गई तो ये कंसिडरेशन में लिया गया कि पाकिस्तान के पास कोई और इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, तो इन रिवर्स का ज्यादा पानी जो है वो पाकिस्तान को चाहिए। एंड यू नो 137 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर, यानी लगभग इन 6 रिवर्स का 80% जो पानी है वो 3 वेस्टर्न रिवर्स में फ्लो करता था, और ये तीनों वेस्टर्न रिवर्स यानी 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को अलॉट कर दिया गया, और यहीं से प्रॉब्लम होनी अब स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, क्योंकि अब 3 रिवर के ऊपर किसका कंट्रोल है, पाकिस्तान का। जो रिवर इंडिया से भी क्रॉस कर रही हैं उसका पानी भी इंडिया अब जो है रोक नहीं सकता। ठीक है, हम इस पानी को स्टोर नहीं कर सकते, कैनलाइजेशन के लिए, डाइवर्जन के लिए यूज नहीं कर सकते, बहुत ही लिमिटेड जो है वाटर अलाउ किया गया है यूज, इवन जैसे फिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या रन ऑफ डैम, जैसे पानी को बिना रोके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, ऐसे डैम्स ही बनाने इस पे अलाउ किए गए। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब जो ये सारे रीजन्स पहले 6 रिवर से पानी ले रहे थे अब वो सिर्फ
सिर्फ 3 रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, दैट इज द सतलुज, रावी एंड ब्यास। तो इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ, तो सतलुज, रावी एंड ब्यास का पानी अब जो है बांट दिया गया बिटवीन किस किस के बीच में, जम्मू कश्मीर, जो हमारा यूनाइटेड जम्मू कश्मीर था, हम बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन, फिर पंजाब जिसमें हरियाणा भी था, एंड देन राजस्थान। इन तीनों स्टेट्स के अंदर जो है ये 3 रिवर्स का पानी बांट दिया जाएगा। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। फिर फर्दर क्या होगा, फिर फर्दर 1966 में हम देखते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा भी अलग अलग हो गए। तो पंजाब का जो वाटर शेयर था दैट वाज 7.3 मिलियन एकड़ फीट। अब इसमें भी डिवीजन की जाएगी, कुछ पानी जो है वो पंजाब के पास जाएगा और कुछ पानी पंजाब को हरियाणा को देना होगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ इसमें क्या बोला गया कि एक सतलुज यमुना लिंक कैनाल बनाई जाएगी। सतलुज से एक कैनाल बनाई जाएगी यमुना के साथ, जिसको यमुना के साथ लिंक करके हरियाणा का जो पानी है वो सप्लाई किया जाएगा। 1976 में ये सतलुज यमुना लिंक जो है ये एग्रीमेंट हुआ, ये डील हुई, एंड 1980 तक आते आते हरियाणा ने अपनी साइड कैनाल का काम पूरा कर लिया, पर पंजाब ने पूरा नहीं किया। अब इस मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटाइजेशन हुई है। बहुत देर से पंजाब की ये डिमांड रही है कि हमारे वाटर हमसे छीन लिए गए। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि पंजाब का ये कहना है कि जो रिवर्स हैं उनमें डिवीजन, ठीक है, सिर्फ पंजाब की रिवर्स की डिवीजन की गई है, हरियाणा साइड भी घग्गर या फिर यमुना रिवर जो है उन रिवर्स का पानी कंसीडर नहीं किया गया है इन डिवीजन के दौरान। ठीक है, और भी अलग अलग रीजंस के कारण जो है कन्फ्लिक्ट चलता रहा और आज भी ये जो डिवीजन है वो पूरी नहीं हो पाई। फिर भी इस इंडस वाटर ट्रीटी और फर्दर डिवीजन ऑफ द रिवर से हम क्या देखते हैं कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, पर रिवर्स के जो पानी है उसके ऊपर जो है अभी भी इतने ज़्यादा डिवीजन के बाद रिवर्स के पानी के ऊपर क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को वही सेम वाटर जो है वो अवेलेबल कराना है, और उसमें भी इन रिवर्स में भी और चैलेंजेस आप देखोगे कि ये पानी हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक या कम क्यों होता जा रहा है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी रिवर मिसमैनेजमेंट, जैसे कि ओवर डाइवर्जन एंड द SYL कैनाल। तो SYL कैनाल का जो इशू है ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब रिवर डाइवर्जन या ओवर डाइवर्जन क्या है, तो देखिए एक्चुअल में इंडिया में कैनाल्स बनानी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, क्यों बनानी स्टार्ट की गई थी, इसको हम लिंक कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। जब इंडिया ने फील किया 1966 के अराउंड कि हमें अपने आप को फूड में सफिशिएंट रखना है, वी कांट बी डिपेंडेंट अपॉन अनदर नेशंस फॉर द फूड इटसेल्फ। ठीक है, तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का एफर्ट किया, और इसके लिए कौन सी स्टेट आइडेंटिफाई किए गए थे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। ठीक है, तो जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने कौन सी चीज़ शुरू की, हमने जो है व्हीट एंड पैडी को ग्रो करना स्टार्ट किया। उनकी प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दैट वाज वाटर, इरिगेशन अच्छी चाहिए थी। इसी इरिगेशन के लिए बहुत सारी कैनाल्स बनाई गई सो दैट जो फील्ड्स हैं उनको प्रॉपर वाटर की सप्लाई करवाई जा सके। अब ये कैनाल बनाना एक अच्छा स्टेप था। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि कैनाल से वाटर शेयर हुआ, जो राजस्थान है उसके पास पानी नहीं था, वहाँ तक पानी पहुँचा, वहाँ पे भी ग्रीनरी आई। पंजाब में भी इवन एग्रीकल्चर सस्टेन किया ड्यू टू दिस कैनाल्स ओनली। बट जब ये कैनाल्स ओवर डाइवर्सिफाई हो गई तो उससे रिवर के ऊपर ही प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रिवर का जो नेचुरल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इवन ये देखा जाता है कि नॉन मॉनसून सीजन्स के दौरान जो हमारे साउथ वेस्टर्न रीजन्स में जो सतलुज ब्यास मिल जाती है तो वहाँ पे कई बार ये स्ट्रीम जो है ड्राई हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैनलाइजेशन है कि पानी पहले ही डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3 अगर मेजर कैनाल्स की बात करते हैं जो सतलुज से निकलती है, तो वो है सरहिंद कैनाल, भाखड़ा मेन लाइन एंड राजस्थान, ये तो मेन है। आगे काफ़ी सारे डाइवर्जन है। तो हुआ क्या कि ये जो कैनलाइजेशन था दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्रीकल्चर, पर ओवर कैनलाइजेशन से रिवर का नेचुरल फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो गया। फर्दर इस कैनलाइजेशन का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट भी हो रहा था, वो ये था कि जब कैनाल्स बनाएगी तो जहाँ से कैनाल गुजरती थी तो कुछ ना कुछ पानी जो है वो सीपेज के थ्रू, हम बोलते हैं रिस का जो है वो धरती में जा रहा था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा था। बट धीरे धीरे इस वाटर लॉस को रोकने के लिए क्या है, कैनाल लाइनिंग कर दी गई, यानी कैनाल बेड पर सीमेंट की लेयर बिछा दी। तो इन कैनाल्स के बनाने से जो बेनिफिट हो रहा था ग्राउंड वाटर रिचार्ज, धीरे धीरे वो भी रुक गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई, हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब में एग्रीकल्चर पैटर्न में मेजर शिफ्ट आया, एक पैडी और व्हीट का साइकिल चलने लग गया। ठीक है जी, तो होता क्या है कि अब हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स भी मिल गए, MSP भी मिल गया है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, एंड फिर क्या स्टार्ट हो गया, कैनलाइजेशन के लिए इरिगेशन का भी पानी अच्छे से अवेलेबल था। पर धीरे धीरे फिर फार्मर्स ने क्या है, जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स वो उगाते थे, जो वेजिटेबल पल्सेस को उगाया जाता था वो बंद कर दिया। ठीक है, अब वो किस चीज़ों की तरफ मूव करके वो पैडी एंड व्हीट की तरफ शिफ्ट कर गए। तो होता क्या है, ये दोनों ही जो क्रॉप्स हैं इससे एक तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती गई। ठीक है, दूसरा पैडी इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, बहुत ज़्यादा पानी लगता है। अकॉर्डिंग टू
टू द डाटा एवरेज 2500 लीटर्स ऑफ वाटर जो चाहिए होता है 1 kg ऑफ राइस को उगाने के लिए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा पानी जो है वो कहाँ से आएगा, कैनाल से तो ले ही रहे थे। फिर स्टार्ट हो गया ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पेडी एंड वीट के साइकिल से जब मोनोक्रॉपिंग की तरफ चले गए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बंद हो गई, तो प्रॉब्लम क्या आई कि इस एग्रीकल्चर पैटर्न शिफ्ट के कारण भी और ज़्यादा वाटर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो गया। जो पानी शायद हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते थे वो अब सिर्फ और सिर्फ पेडी की कल्टिवेशन में यूज़ हो रहा है, और इससे ना सिर्फ रिवर्स का पानी बल्कि हमारा ग्राउंड वाटर लॉस भी देखने को हमें मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रिवर पॉल्यूशन, ठीक है। ये तो एक मेजर चैलेंज है जो हमारी रिवर्स फेस करती ही हैं। अब रिवर पॉल्यूशन जो है हम देखते हैं कि एक टॉक्सिक लेगेसी या एक टॉक्सिक साइकिल है। क्यों, ठीक है। सबसे पहले क्या देखिए आप, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज होते हैं, इसमें सीवेज का डिस्चार्ज होगा, पेस्टिसाइड रन ऑफ होगा, ठीक है ना। हमने देखा कि अब पंजाब ने एग्रीकल्चर में खुद को डेवलप किया तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आई, ठीक है। हम रूरल से जो है अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो इन सब में क्या होगा, तो धीरे धीरे जब अर्बनाइजेशन आएगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखिए अर्बनाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा जो है अर्बन सिटीज़ में वेस्ट जो है वो जनरेट होता है, और ये सारा वेस्ट जो है सेमी ट्रीटेड या अनट्रीटेड कहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, रिवर्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले सीवेज का डिस्चार्ज, जो सॉलिड वेस्ट है उसका डिस्चार्ज कर देना। अनदर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं उनका भी जो वाटर होता है, जो भी उनसे पोल्यूटेड वाटर निकलता है वो भी डायरेक्टली जो है रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब ऑल्दो देयर आर पॉलिसीज कि वाटर जो है वो ट्रीट करके ही रिवर्स में डिस्चार्ज करना चाहिए, पर ग्राउंड रियलिटी इससे कोसों दूर है। असल में इस वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए ही या पार्शियली ट्रीट करके ही रिवर के अंदर जो है वो ड्रेन कर दिया जाता है, जिससे ये रिवर्स जो है गंदी हो जाती हैं। दूसरा सीवेज डिस्चार्ज होता है, ठीक है। थर्ड पेस्टिसाइड रन ऑफ, हमने देखा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उसके साथ पेस्टिसाइड्स, केमिकल, ये भी सारे इंट्रोड्यूस हुए एग्रीकल्चर में, और उसमें भी जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रन ऑफ करके जो है कहाँ पे ड्रेन हो जाएगा, फाइनली रिवर्स में। तो इन सब से देखिए क्या हो रहा है, रिवर्स जो है, चाहे हम अर्बनाइजेशन की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन तीनों चीज़ों से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सारा वेस्ट कहाँ पे जाएगा, फाइनली रिवर्स, कैनाल्स और ड्रेन्स के अंदर। इवन पंजाब के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने 1200 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स ढूंढे हैं जहाँ से ड्रेन्स, कैनाल्स और रिवर्स के अंदर पोल्यूटेड वाटर डिस्चार्ज किया जाता है। 3 रिवर्स और इनकी कैनाल्स के अंदर 1200 से ज़्यादा पोल्यूशन के पॉइंट्स हैं जिनको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। दिस इज वेरी बिग नंबर जो कि हमारे रिवर्स को पोल्यूट करता है। अब रिवर पोल्यूशन से ही आप देख सकते हैं, आई होप आपने कभी ना कभी बुढ़ा नाला के बारे में ज़रूर सुना होगा। बुढ़ा नाला एक 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो लुधियाना से गुजरता है, सतलुज की एक स्ट्रीम है, ठीक है। अब ये बुढ़ा नाला जो है ये पहले बहुत क्लीन था, राइट। इवन 1950s तक इसमें फिशेस भी पाई जाती थी, पर 1980s आते आते यहाँ से सारी फिशेस गायब हो चुकी हैं, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ये जो स्ट्रीम है, जो हमारे रिवर्स हैं, जो कैनाल्स हैं, वो क्या है, टॉक्सिक पोल्यूशन से ये भरती जा रही हैं, ठीक है। बुढ़ा नाला जब पंजाब से गुजरती है, लुधियाना से गुजरती है, इसके आसपास अप्रॉक्सीमेटली 500 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, डाइंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं, होजरीज की इंडस्ट्रीज़ हैं, और इन इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारा बुढ़ा नाला में ड्रेन कर दिया जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, ये देखिए, एक तो इस स्ट्रीम के इतने सारे वेस्ट के कारण पानी में गंदगी है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है, और साथ ही साथ जो पानी है उसमें जैसे आर्सेनिक, कैडमियम जैसे हेवी मेटल्स का जो है हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, राइट। और इसी बुढ़ा नाला के कारण एक और चीज़ हुई है, दैट इज़ द फजिल्का कैंसर बेल्ट। पंजाब का जो कॉटन बेल्ट था, अब इसे हम कहीं कहीं कैंसर बेल्ट बोलते हैं, क्योंकि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ओवर पोल्यूशन, किसका ओवर पोल्यूशन हो चुका है, रिवर्स का ही, पानी का ही इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है कि वो पानी पीने लायक नहीं है। जब पीते हैं तो उससे क्या है, ना सिर्फ कैंसर जैसी डिजीज़ बट इवन रेस्पिरेटरी डिजीजेज भी ज़्यादा पाई जाती हैं। फजिल्का की एक केस स्टडी थी, उसमें ये पाया गया कि फजिल्का के लोगों में 40% ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज पाई जाती हैं। क्यों? तो इसका कारण भी है बुढ़ा नाला ही, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ग्रेडिंग की, ठीक है, किसकी, वाटर के जो लेवल है उसमें पोल्यूशन लेवल की ग्रेडिंग की, और उन्होंने बताया कि सतलुज स्ट्रीम जब उसमें बुढ़ा नाला का पानी एंटर नहीं होता है तो उसका ग्रेड रहता है ग्रेड सी, यानी कि ये पानी जो है, क्लास सी का पानी जो है, ये पीने लायक रहता है। बट जब इसमें बुढ़ा नाला का पानी, बुढ़ा नाला स्ट्रीम का पानी एंटर कर जाता है सतलुज स्ट्रीम में, तो ये पानी का ग्रेड लेवल, पोल्यूशन लेवल कहाँ पे चला जाता है, क्लास ई तक चला जाता है। अब ये पानी जो है इतने इसमें टॉक्सिक है, इतने
इंडस्ट्रियल वाटर का पोल्यूशन आ चुका है कि ये पीने लायक नहीं है, इसको इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब सोचिए कि हैवी मेटल और पोल्यूटेंट से रिच इस वाटर को जब इरिगेशन में यूज़ किया जाएगा तो आपकी क्रॉप्स में भी क्या आएंगे, इन्हीं हैवी मेटल्स और पोल्यूटेंट के जो एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, और जब ये लोग इस चीज़ को कंज्यूम करेंगे, इस पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करते हैं, तो फजिल्का में क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंसर या अदर डिजीज़ अब पाई जाती हैं। तो ये जो पोल्यूशन है ये हमारी ह्यूमन हेल्थ को भी ख़राब करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहा है, इवन एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालता है। जैसे हमने देखा बुढ़ा नाला से फिशेस गायब हो गई, ब्यास रिवर से घड़ियाल गायब हो गए थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही क्या है, डेंजरस सिचुएशन है। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की अगर बात करें तो रिवर का ओवर यूज़ के कारण, ओवर पोल्यूशन के कारण क्या हुआ, देन पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड वाटर। और ग्राउंड वाटर यूज़ का एक और कारण हमने पहले भी डिस्कस किया, वो क्या था जी, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो रही है, ठीक है। ये आपके सामने जो मैप है ये दिखाता है कि पंजाब में, ठीक है, 1985 तक हमारे पास सफिशिएंट वाटर था। अब रेड जोन क्यों है, ये क्रिटिकल जोन है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से पंजाब के 79% ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स जो हैं वो ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। 2029 तक 100 मीटर पानी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड 2039 आते आते हमारा जो है 300 मीटर जो है ग्राउंड वाटर लेवल का पानी भी ये सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। इतनी फास्ट हम क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। चाहे हम रिवर्स के पानी को यूज़ करें, चाहे ग्राउंड वाटर को यूज़ करें, चाहे हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करें, चाहे इंडस्ट्री के लिए यूज़ करें, चाहे हम हाउस होल्ड नीड के लिए यूज़ करें, इन सब से प्रेशर अल्टीमेटली किसके आएगा, हमारी रिवर्स के ऊपर और हमारे ग्राउंड वाटर के ऊपर ही। देन एक और पॉइंट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे डिस्कस करना, दैट इज द कैचमेंट एरिया एंड रिपेरियन बफर्स। कैचमेंट एरिया क्या होता है, वो सारा एरिया जहाँ से रिवर बहती है वो सारा उसका कैचमेंट एरिया होता है। और रिपेरियन बफर क्या है, जहाँ से भी रिवर या कैनाल्स बह रही हैं, सराउंडिंग में नेचुरल वेजिटेशन होती है, ठीक है, तो वो रिपेरियन बफर है। अब ये दोनों ही एरियाज, ठीक है, कैचमेंट एरिया और रिपेरियन बफर, ये रिवर के लिए, रिवर कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेचुरल रास्ता देते हैं रिवर को। रिपेरियन बफर रिवर को स्टेबलाइज रखता है। जब कैनाल के आसपास जो है ट्रीज हैं तो वो क्या है, जब फ्लडिंग आएगी तो वो वाटर को कंट्रोल करने में काम आएंगे, ठीक है। फर्दर ये ट्रीज का पानी क्या है, थोड़ा थोड़ा वाटर जो है अब्जॉर्ब करते हैं और इसको ग्राउंड वाटर में भेज देते हैं। तो इस तरह ये रिपेरियन बफर और कैचमेंट एरिया बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट अब देखा क्या जा रहा है, इवन कैचमेंट एरिया में 30 to 35% डिक्लाइन है। किस कारण, अर्बनाइजेशन के कारण और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण। जो एरिया जहाँ पे हर साल रिवर्स बहती थी वहाँ पे अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुकी है, या फिर लोगों ने घर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और क्या हो गया है, कैनलाइजेशन है ही, तो रिवर का फ्लो क्या है, काफ़ी स्लो हो चुका है। दूसरा जो रिपेरियन बफर है, जो हमने बोला है कि रिवर को, कैनाल को स्टेबलाइज रखेंगे, वो सारे रिपेरियन बफर्स में भी एनक्रोचमेंट देखी गई है। वहाँ पे भी ट्रीज की जगह क्या है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस एनक्रोचमेंट का मेन रीजन क्या देखा जाता है, एग्रीकल्चर का इंटेंसिवाइजेशन, ठीक है। इतनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण जब ये नेचुरल जो है रिवर के रास्ते या फिर रिवर को रिचार्ज करने वाले रिपेरियन बफर ये भी खत्म हो जाएंगे, तो रिवर को कैसे एक प्रॉपर उनका नेचुरल फ्लो के लिए रास्ता मिलेगा और कैसे वो जो है हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, ये भी जो है प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनके लिए अब सोल्यूशंस भी ज़रूरी थे, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम तो 1966 से इंडस वाटर ट्रीटी से स्टार्ट हो गई। फर्दर SYL का जो इशू है ये 1980 से चलता आ रहा है। उसके बाद जो पॉल्यूशन है ये कोई नया नहीं चल रहा है, ये भी बहुत पुराने इशूज़ हैं। तो क्या इनको रोकने के लिए कभी स्टेप्स नहीं लिए गए? तो देयर आर स्टेप्स, ठीक है। जैसे कि हमारी पंजाब स्टेट वाटर पॉलिसी है, रिवर कंजर्वेशन के प्लान है, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, ये सारी पॉलिसीज ऑन ग्राउंड लेवल बनाएगी, जिसमें बोला गया कि पंजाब का जो वाटर है इसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाए। हम लोग सोच समझकर पानी को यूज़ करें, ठीक है। फिर जो है पानी को ट्रीट किया जाए, उसको रीयूज़ किया जाए। डिस्चार्ज अगर किसी भी कैनाल या रिवर में करना है तो उसको ट्रीट करके ही करें, अदरवाइज फाइनल पेनल्टीज वुड बी देयर। बट ग्राउंड रियलिटी इन सब प्लान्स और पॉलिसीज से कोसों दूर है, ठीक है। ना ही मिशन तंदुरुस्त, ना ही काले पानी दा मोर्चा आज तक कोई रिजल्ट ला पाया है पंजाब के रिवर्स और कैनाल्स को बचाने के लिए। इनमें गंदगी और इनके ऊपर स्ट्रेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। रीज़न ये है कि इंटेंट की कमी है, ठीक है। हमने देखा कि ये इश्यूज बहुत पुरानी देर से चलते आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट्स को जब न्यू पॉलिसीज आती हैं तो उनके साथ कुछ लूप होल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ वेरी गुड स्टेप, पर उसमें लूप होल क्या था कि मोनोक्रॉपिंग की तरफ जा रहे थे। फॉर एग्जांपल कैनलाइजेशन इज़ अ वेरी गुड स्टेप, पर उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि रिवर का नेचुरल फ्लो डैमेज हो रहा था। तो इन लूप होल्स को टाइमली आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट थी, जो नहीं की गई। देयर आर पॉलिसीज इन पेन एंड पेपर जिनके ऊपर अगेन क्या है, जिनके ऊपर फंड्स भी एलोकेट किए जाते
आते हैं। इवन बुढ़ा नाला के ऊपर सालों से कितने हज़ार करोड़ का फंड एलोकेट किया जाता है, पर आज भी ये स्ट्रीम साफ नहीं हो पाई क्योंकि अनट्रीटेड वाटर जो है इसमें डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब इसमें कमी कहाँ पे आती है? इंटेंट की। पॉलिसीज से कुछ नहीं होगा, इंटेंशन होनी चाहिए, ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि पब्लिक की। गवर्नमेंट को तो इंश्योर करना ही चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके खिलाफ स्टेप्स लिए जाएं। साथ ही साथ एज अ पब्लिक हमें भी इंश्योर करना चाहिए, अगर आपकी इंडस्ट्रीज हैं या फिर इवन यू आर अ हाउस होल्ड, कि हम जो है वेस्ट वाटर या कोई भी गंदगी रिवर कैनाल्स में ना फेंकें। पर क्या ये ग्राउंड लेवल पर सच्चाई है? नहीं। इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे पंजाब में फॉरेस्ट की बहुत कमी है। पूरे इंडिया लेवल पे ये बोला गया है कि 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया शुड बी फॉरेस्ट, पर पंजाब में सिर्फ 3 to 4% जोग्राफिकल एरिया ही फॉरेस्ट है। एंड पंजाब एम कितना करता है? पंजाब एम करता है कि हमारा 15% एरिया अगर फॉरेस्ट में आ जाए। और ये फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉरेस्ट से मॉनसून रेगुलेटेड रहते हैं, मॉनसून आते हैं। फर्दर ये फॉरेस्ट के हमने बोला जो ट्रीज हैं, ये ट्रीज की रूट्स क्या है? पानी को ऑब्जॉर्ब करेंगे। जब ये ऑब्जॉर्ब करेंगे तो पानी दोबारा से ग्राउंड वाटर में जाएगा, ठीक है। और फर्दर अच्छे मॉनसून से रिवर स्ट्रीम जो है उनका भी फ्लो अच्छा रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? कहीं ना कहीं हम सबके कलेक्टिव एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं सो दैट पंजाब का ये वाटर क्राइसिस या जो डाइंग रिवर्स हैं इनको बचाया जा सके। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा है। हमने पंजाब के रिवर्स के ऊपर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जो है डिस्कशन की है, एंड ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू फॉलो पनेशिया ट्यूटर एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।